आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फिर से बेटा क्या है, मैं आ गया तुम्हारा भाई इसी जोश के साथ तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जिस बच्चे ने पूरे सेमेस्टर पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, अब जो है वो क्या है, मैथ्स में बहुत ज्यादा डर रहा है। इस बात से डर रहा है कि वो कहीं मैथ्स में फेल ना हो जाए। अब मैथ्स में किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज आज आपका भाई जो है आपको बताने वाला है। आपका भाई जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला है कि किन किन क्वेश्चंस को आप जो है कर लो, सॉल्व कर लो, किन टॉपिक्स को पढ़ लो। पढ़ने के बाद जिससे क्या हो बेटा, आपके पासिंग मार्क्स भी आ जाए और उससे अच्छे नंबर भी आ जाए। तो दोस्त, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे साथ बेटा बने रहना है। मेरे साथ आपको सारी चीजों को देखते जाना है कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं। आज की वीडियो में जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो जो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज करके निकाले हैं, बहुत ज्यादा पेपर को, पैटर्न्स को समझ के मैंने निकाले हैं। और मैं इस बात की वारंटी देता हूं, इस बात को दावे से 100% वारंटी पेपर पे अभी साइन करके देता हूं, ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूं कि अगर बेटा इन क्वेश्चंस को, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, अगर आपने बेटा उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो मेरी गारंटी आपके सबसे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप बिल्कुल अच्छे से पास हो जाओगे। तो एग्जाम के लिए केवल और केवल आज से बेटा 25 दिन बच रहे हैं। तो इसलिए बेटा अपनी जर्नी की पेटी को बांधो और पढ़ना चालू कर दो। और अगर बेटा आप लोगों का इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये बस निर्भर करता है आप लोगों में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा अपनी वीडियो को। सबसे पहले बेटा सुनो, शुरू करने से पहले बेटा क्या है, आपको मार्किंग स्कीम समझ लेना भाई, किन कौन से कितने चैप्टर जो आपके कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 1 अकेला जो है बेटा कितने मार्क्स कैरी करता है, 6 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद बेटा आता है आपका अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में बेटा आपके कितने 1 2 3 4 चैप्टर आते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर आता है जो कि कितने मार्क्स कैरी करता है, 20 मार्क्स कैरी करता है। और बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि रहने वाला आपका चैप्टर नंबर 7, उससे भी बेटा कितने नंबर का पूछेगा, 6 मार्क्स का पूछेगा। इसलिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आपको क्या करना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट को, एवरीथिंग आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। उसके बाद आएगी बेटा आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैरी करेगी 15 मार्क्स, जिसमें बेटा आपको क्या आएंगे, एक आपका ट्रायंगल चैप्टर है और एक आपका सर्कल चैप्टर है। इसमें भी क्या मैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उनको तो एकदम घोट के अच्छे से पी कर जाना बेटा। मेरी गारंटी है बेटा इसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री आप कर कर आओगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन बताऊंगा, वही इजी क्वेश्चंस करके जाना, वही देखना एग्जाम में आएंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट पर आएंगे, क्योंकि अब जो है ना सीबीएसई थोड़ी एडवांस हो गई है। अब वो क्या करती, क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट नहीं करती, थोड़ी थोड़ी डिजिट और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को चेंज करके क्वेश्चंस बना देती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। समझ में आ गई, समझ में आई। जो क्वेश्चन आज की वीडियो में बताऊंगा ना, बस उसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला। हो सकता है कि वही क्वेश्चन उठ एज इट इज उठ कर आ जाए, और अगर वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के नहीं आए तो उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो बेस है, वो पूरा का पूरा उठ कर आएगा। मेरी गारंटी है इस बात की। उसके बाद बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा आप लोग डरते हो बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, बस वो कर लेना, आपका काम हो जाने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री अकेले बेटा कितने मार्क्स की है, 12 नंबर की है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। फिर फिर आपका रहने वाला है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेटा क्या रहेगा, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और आपका रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि ये दो चैप्टर आपके रहने वाले हैं, और ये कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। हो सकता है कि बेटा ये तो आपका देखो, इससे तो बेटा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी 5 नंबर का आपका ये आएगा। उसके बाद आएगा बेटा आपका स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी बेटा कितनी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये दो चैप्टर बहुत फ्री फंड के तुम्हें 11 नंबर देंगे ये। इसमें कुछ नहीं करना है यार, सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है तुमसे। कुछ जो गिनी चुनी टिप्स पे चीजें बताऊंगा ना, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाई, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। सच में सच में, जो टॉपिक आपको यहां पर बताऊंगा ना, वही आपसे बेटा क्या है एग्जाम में पूछेगा, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्या यहां भी आप लोग क्या करोगे, अपने 11 नंबर बहुत आराम से पक्के कर लोगे। अबे यार इतने दो चार चीजें कर लोगे, आ जाएंगे नंबर यार, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने। सबसे पहले बेटा हम लोग शुरू करेंगे अपने यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बेटा क्या हमारा चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा बेटा, रियल नंबर। और रियल नंबर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे पहले बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है।
कि नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इस चीज को पढ़ना है। उसके बाद बेटा आपको क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना कि एचसीएम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद बेटा सुनो, आपको ये फॉर्मूला तो बेटा याद रखना ही रखना है, 5 सितारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें बेटा आपका क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम केस में बेटा क्या है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है बेटा कि दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेटा आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन देखो बना हुआ है, गिवन डेट आपको बेटा क्या इन दो नंबर का एचसीएफ दिया, आपसे एलसीएम पूछा है। कुछ नहीं करना, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। एचसीएफ मुझको 9 दिया है, 9 मल्टीप्लाई एलसीएम, अब बेटा 9 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, डिवाइड में। बस इन दोनों को बेटा क्या करोगे, 9 से डिवाइड कर दोगे, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो बेटा ऐसे करके आपको जो है एमसीक्यू वो बोर्ड एग्जाम में दे देता है। तो इसलिए बेटा आपको क्या रखना है, इस चीज को याद रखना है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से कर जाना। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपके सैंपल पेपर में भी है, और बेटा 2 साल इसने पूछा भी है। ये क्वेश्चन तो बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 2 साल उसने लगातार बेटा सीबीएसई में पूछा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन इसके पैटर्न पे पूछा है। बेशक आपकी डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन बेटा लॉजिक पूरा क्वेश्चन का वही रहेगा। समझ आ गया। उसके बाद बेटा ये एमसीक्यू करना है आपको अच्छे से बेटा। फिर कुछ क्वेश्चन बेटा ये रहे, साफ साफ देख लो बेटा, चिंता मत कर यार, पूरी पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें, आप चिंता मत करो, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन पूरे क्वेश्चंस की। तो आप इस चीज की फिक्र मत करो, आपके फोन में आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। देखो भाई, ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, ये एक एमसीक्यू है आपका। उसके बाद ये रहा एक एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा ये रहा आपका एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद ये रहा आपके सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन बेटा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। उसके बाद बेटा सुनो, ये प्रूफ इरेशनैलिटी वाला, भाई ये तो हर बार जब मैं 10th में था ना, तब से पूछता आ रहा है ये, तब से ही लगातार बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछता हुआ आया ही आया है। एक बेटा इस टाइप का, ये जो सिंगल वाला होता है, इसको बेटा कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं ये आपको समझना है। उसके बाद ये डबल वाला आपको करके जाना है। डबल वाले के साथ साथ बेटा क्या, जब 2 नंबर पे ऐसे रूट लग जाता है तो इनको कैसे बेटा इरेशनल दिखाया जाता है, वो चीज बेटा आपको सीख कर जानी है। और तो बेटा एक बात आपको और बताना चाहूंगा, मैंने क्या है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बेसिक का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवाया। और सैंपल पेपर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बेटा सैंपल पेपर को लॉन्च करती है आपकी सीबीएसई, ये बताने के लिए कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का डिजाइनिंग है, आने वाला जो 2026 में आएगा उसका कैसे रहने वाला है, उस चीज को बेटा सॉल्व करके आपको वो चीज मालूम पड़ जाती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बेटा क्या है, सब अगर आप हिंदी मीडियम से, तो मैंने हिंदी मीडियम का भी शूट कर दिया है, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम का भी शूट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है बेटा जाकर बेटा चेकआउट करना, और बेटा उस वीडियो सैंपल पेपर क्वेश्चन वाले की पूरी वीडियो को देख लेना। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन विद डिटेल विद कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से सॉल्व करवाए हैं। समझ गए। तो भाई ये 3 क्वेश्चन आपको करके जाने, और एक क्वेश्चन तो बेटा आपको उस सैंपल पेपर में ही मिल जाएगा, सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है ये। समझ गए। अब बेटा बात करेंगे यूनिट 2 की, यूनिट 2 अलजेब्रा, जहां पर आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 है, 4 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के थे ये, 20 मार्क्स के थे। देखो सबसे पहले बेटा बात करेंगे अपने चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले बेटा आपको सुनो क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। समझने के बाद आपको समझना है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी बेटा डिग्री 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है। फिर आपको समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जहां पर डिग्री यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 देखने को मिलती है। उसके बाद इनको अच्छे से पढ़ने के बाद बेटा इनके ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ लेना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आता है, डिग्री 1 है। एक्स की बेटा सबसे बड़ी पावर कितनी होती है, 1। तो बेटा इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आते हैं, इसके जीरोस भी कितने आते हैं बेटा, 1 आते हैं। क्यों आते हैं, और बेटा इसको ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो कि बेटा ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा इसके कितने क्या उतने ही क्या होंगे, इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो ये चीज बेटा आपको याद रखनी है। देखो एक्स एक्सिस को ये एक बार काट ला, इसलिए बेटा लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे बेटा वो कितने होंगे, 1। और जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू -3/2 पे, तो यही बताएगा बेटा क्या इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे बेटा क्या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटा वो क्या बनता है, ऐसे पैराबोला शेप में बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला के साथ साथ बेटा क्या है, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है ये ग्राफ। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको पूरा का पूरा याद रखना है, आपको पूरा आपको अपनी एनसीईआरटी में बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा।
उसके बाद बेटा ये ग्राफ देख के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे बताए जाते हैं बेटा, ये चीज अच्छे से कर लेना। जैसे अगर एक बार काट रहा है तो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दो बार काट रहा है तो दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तीन बार काट रहा है तो तीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसको? एक्स एक्सिस को। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद बेटा फिर क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपसे क्या है, 1 से 2 नंबर का तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2 नंबर का तो लगा के ले लो मुझसे कि आपसे पूछेगा पूछेगा। समझ गए? क्या है आपको बेटा, क्या याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि आप लोग जानते हैं बेटा कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो बेटा वेरिएबल्स के साथ ये जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होता है, ये इनके बीच में और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है कि अल्फा बीटा से बेटा क्या हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को दिखाते हैं, और अगर बेटा दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम करते हैं तो वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। यानी कि बेटा इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस रिलेशन पे आपसे बेटा वो क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी बेटा क्या करता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को क्या देता है, कभी क्या करेगा, आपको क्या देगा कि बेटा अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, सबसे पहले बेटा आपको एक कांस्टेंट नंबर के रखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। यानी कि बेटा जो भी कांस्टेंट नंबर कॉमन आता है बेटा वही आपका कौन होता है, के होता है। तो ये होता है बेटा क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। यहाँ पर भी मैंने वही बताया। अब ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है भाई, बहुत मेहनत से निकाले भाई ये क्वेश्चंस, मेरी गारंटी है भाई, ये क्वेश्चंस करके चले जाओ, ना अच्छे नंबर आए, ना अच्छे नंबर से पास हो तो मुझको आकर बोलना, मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलना कि भाई तुमने बोला था लेकिन तब भी हमारा पेपर खराब किया। नहीं आए वो क्वेश्चन, भाई जरूर आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इनके कॉन्सेप्ट पर आएंगे। समझ गए? सीबीएसई वाले भी थोड़े चालाक हो गए अब, वो एकदम एज इट इज नहीं देते क्वेश्चन, डिजिट्स बदल बदल के देते हैं, कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं। समझ गए मेरी बात? तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको आपको बेटा अच्छे से सॉल्व करना है। ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा जो आपके पीवाईक्यूज हैं, इनको बेटा बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बेटा अच्छे से सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे आपसे कभी कभी क्या करता है, के की वैल्यू पूछ लेता है और आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे देता है। जैसे बोला ना, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का आपको प्रोडक्ट दिया है 2, तो बेटा आपसे क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। सी होता है बेटा आपका कॉन्स्टेंट नंबर, अपॉन में ए आपका होता है वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, जो कि किसके बराबर होगा 2, तो -7 अपॉन में 2 के डिवाइड में नहीं, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -7 अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बेटा। ऐसे ऐसे करके बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखो ये दो क्वेश्चन है भाई, ग्राफ देख के आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ लेगा। इस ग्राफ के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, जीरो। पूछो क्यों, क्योंकि एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ देख के हम कैसे बताते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। समझ में आया? ऐसी एक क्वेश्चन बेटा ये आपको देखो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को बोल रहा है। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को बोल रहा है, तो बेटा इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में बेटा देखो क्या क्या आपसे पूछेगा। चैप्टर 3 में सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपको क्या याद रखना है कि जब भी भाई क्या है, जब भी बेटा क्या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसको बेटा हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी कि वन सॉल्यूशन मिलते हैं। और वो कब होता है, वो कब होता है, जब आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता। a क्या आपका वो कोइफिशिएंट, वो नंबर जो बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है, b आपका वो नंबर होता है जो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है, और c आपका वो नंबर होता है जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर बेटा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर, ये तो इनफाइनाइट है, C1 अपॉन C2 के बराबर है, यानी कि तीनों चीजें आपस में बराबर है, तो ये होती है बेटा कोइंसिडेंट लाइन, और मुझको मिलते हैं बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा क्या, अगर आपका देखो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ये होती है पैरेलल लाइन। और जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो एक बार भी नहीं कट करती, एक बार भी कट नहीं करेंगी तो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। उसके साथ बेटा क्या, आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी की पूरी चीज याद रखनी है। इसको याद रखने के बाद बेटा सुनो, हाँ इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है बेटा क्या, आपका कंसिस्टेंट मतलब होता है जब बेटा आपको क्या है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा हो। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किस किस केस में मिल रहा है, मैनी सॉल्यूशन के केस में मिल रहा है, और वन सॉल्यूशन, वन बोले तो यूनिक सॉल्यूशन, इनके केस में मिल रहा है। तो ये दोनों आपकी होती हैं आपकी कंसिस्टेंट। और अगर कभी आपसे बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट,
नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोल दे। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि बेटा आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और कोई भी सॉल्यूशन आपको कब नहीं मिलता, जब नो सॉल्यूशन में, यानी कि पैरेलल लाइन के केस में। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि अगर इनकंसिस्टेंट बोलेगा तो ये वाला केस लगेगा, और अगर बेटा सॉल्यूशन मिलने वाला कंसिस्टेंट केस बोलेगा तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लगेगा। समझ गया बेटा मेरी बात? चलो, उसके बाद क्या बेटा, आपको ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कि भाई सुनो, आपको कभी कभी बोल देगा सॉल्व द ग्राफिकली, द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, आपको ग्राफ से बेटा, ग्राफ के माध्यम से बोल देगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए बेटा आपको क्या है, ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छे से आना जरूरी है। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ऐसे करके मुझको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए 3x + 2y = 12। उसके बाद बेटा सुनो, इसके सबसे पहले बेटा पॉइंट प्लॉट करो। पॉइंट प्लॉट कैसे करोगे, x को 0 रख के पहले y की वैल्यू निकालोगे, फिर y को 0 रख के x की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे बेटा, लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी हैं। उसके बाद क्या करोगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे अपने ग्राफ पे कि जब x की वैल्यू 6 है तो y मेरा 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। फिर ऐसे करके बेटा आपकी एक लाइन बन जाएगी। फिर ऐसे बेटा, फिर दूसरे वाले का ग्राफ बनाओगे, दूसरे वाले का ग्राफ भी कुछ ऐसे बनेगा, और जिस भी पॉइंट पे दोनों कट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। खत्म बेटा। ऐसे करके क्या बेटा, आप इस ग्राफ वाली चीज को भी, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से करके बेटा मार्क्स अपने गैदर कर सकते हो, क्योंकि 3 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मैनी केसेस में बेटा क्या, ये 3 नंबर में पूछता ही पूछता है। उसके बाद बेटा आपको ये 2 मेथड आने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड को यूज करके बेटा हम लोग कैसे अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये चीज बेटा आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बेटा ये देखो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर बार बेटा इन्हीं पैटर्न्स में आपसे बेटा क्वेश्चन पूछे हैं उसने, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना। चैप्टर पढ़ने के बाद, चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, एक एक करके बेटा एक एक चैप्टर को रिवाइज करो। हर दिन एक चैप्टर को पढ़ो। एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चाहो तो आप एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करो और कुछ क्वेश्चंस मेरे दिए हुए करो। देखो तुम्हारा चैप्टर, देखो तुम अच्छे से ना क्लियर हो जाए तो मुझे बोलना। उसके बाद बेटा देखो, ये रहे कुछ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये देख लो, आ गया बेटा ग्राफ का क्वेश्चन। ये बेटा एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में, 1-2 बार पूछ चुका है एग्जाम में यही क्वेश्चन, सेम डिट्टो आपके प्री बोर्ड्स में भी पूछ चुका है। अब देखो, उसके बाद बेटा ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको कर लेने। देखो आ गया ना, मैंने बताया था कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन बना के दे देता है चेक करने के लिए। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। कभी कभी बेटा क्या आपसे मिसिंग वैल्यू पूछ लेता है। मिसिंग वैल्यू कैसे, अगर बेटा ये कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट होंगे तो इनके क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस के माध्यम से बेटा आप क्या कर सकते हो, इनकी कंडीशन लगा के आप पी और इन सब की वैल्यू को निकाल सकते हो। समझ में आ गया? कंसिस्टेंट बोले तो बेटा दोनों केस में चेक करना है, इनफाइनाइटली में भी और मैनी में भी। दोनों में से देखना है फिर बेटा कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। ये रहा फिर बेटा कुछ क्वेश्चंस, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया। जब क्या, जब डोंट हैव अ सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो बेटा दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं, और a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। सिंपल बेटा यहाँ पर क्या कर देंगे, x वाले को x वाले से डिवाइड करेंगे, 5/2 बराबर होगा बेटा किसके, 2/k। ये दोनों बराबर होंगे। अब यहीं से बेटा आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। और बेटा वो c1/c2 के तो बराबर हो गए नहीं, यानी कि -7 जो है 1 के बराबर हो गए नहीं। जो चीज बराबर नहीं है उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज बराबर है उसको यहाँ से सॉल्व कर लो। के डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आया तो डिवाइड में, यानी कि 4/5 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से क्या बेटा, आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। समझ गए भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखो। आगे एक रहा बेटा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना बेटा, आपके सैंपल पेपर में पूछा था। ठीक है, आज आप देखते हैं बेटा चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, एक मिनट रुको, थोड़ा सा फोकस लॉस हुआ ना कैमरे का। हाँ ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज बेटा आपको क्या बेटा, ये जो मैंने पता है क्या, इस बार सैंपल पेपर में भी देखा और पिछले बार बेटा 2025 के पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या बोलेगा ना, ऐसे करके बेटा कुछ कुछ ना इक्वेशंस लिख के दे देगा,
और आपसे बोलेगा कि कौन सी जो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, आपसे ये बोलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर बेटा क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी देखने को मिलती है, 2। अगर इनको सॉल्व करने के बाद आपका जो बेटा आपके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर अगर 2 देखने को मिल रही है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर बेटा 2 देखने को नहीं मिल रही, 1 3 5 7 ये सब देखने को मिल रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेटा ये चीज आपको बेटा अच्छे से याद रखनी है, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से सॉल्व करके जाना है, जो कि बेटा आपको ये चीज बतलाएंगे कि बेटा क्या है, कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी नहीं होती। तो इस स्टेप में भी बेटा क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद बेटा क्या, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बोले तो आपके एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्या करे, पूरी इक्वेशन को, एक्स की बेटा ऐसी वैल्यू जो क्या करे, पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल बना दे, 0 के इक्वल बना दे, उस बेटा उस एक्स की वैल्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने का बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और हम बेटा जनरली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ए आपका वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स बी आपका वो नंबर होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, और सी आपका कांस्टेंट होता है। चलो यहाँ देखो, उसके बाद बेटा ये कंडीशन तो आपको याद रखनी है भाई, ये जो देख रहे हो ना ये वाली, इसके ऊपर तो हर साल क्वेश्चन पूछा है उसने, हर साल आपसे मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा है। अभी दिखा दूंगा क्वेश्चन कैसा पूछा है, कि बेटा क्या होता है, अगर आपका देखो नेचर ऑफ द रूट, क्या है बेटा इस टॉपिक का नाम, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि बेटा रूट्स का नेचर आपसे पूछ लेता है कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा रहने वाला है। 3 तरीके के नेचर होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स आपको कब मिलते हैं, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़े होने का मतलब है पॉजिटिव। और अगर बेटा क्या है, आपके 2 इक्वल रियल रूट बेटा, यानी कि 2 रियल आपको इक्वल रूट मिलेंगे बेटा, वो कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है। समझ में आया, समझ में आ गया, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुकना, 1 मिनट। हम्म, चलो बेटा, उसके बाद आपसे बोल रहा है बेटा नो रियल रूट्स बेटा आपको कब मिलेंगे, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा क्या है, 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए। तो इस केस में बेटा क्या आपको जो बेटा रूट्स कैसे मिलेंगे, नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। अब देखो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लो। सबसे पहले बेटा देखो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाने, जहां पर आपको नेचर ऑफ द रूट्स पूछ लेता है। क्लियर है बेटा। उसके बाद बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपसे क्या कहता है, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बोल देता है कि आपसे बेटा क्या है, आपको बेटा क्या करेगा, इक्वेशन के अंदर एक मिसिंग वैल्यू दे देगा, इक्वेशन के अंदर एक मिसिंग वैल्यू दे देगा। उसके बाद आपको कंडीशन बोल देगा, क्या कंडीशन बोल देगा, कि अगर बेटा क्या इनके इक्वल रूट होंगे तो बेटा क्या है, इनकी के की वैल्यू को फाइंड करो। तो सिंपल बेटा, इक्वल रूट देखते हैं, आपके मन में आना चाहिए कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बेटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आपको बेटा ये चीज हमेशा याद रखनी है। उसके बाद क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे बेटा, इन क्वेश्चंस को प्यार से सॉल्व करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को भी क्या करना है बेटा, आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अरे बी की जगह पे के आ जाएगा, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, सी की जगह पे 3 आ जाएगा। इसको क्या करोगे, के एक्स को बेटा के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 के एक्स। अब जो बी है बेटा वो कौन हो जाएगा, -2 के। बी कौन हो जाएगा, -2 के, यानी कि मैं उस नंबर को देखूंगा बेटा जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। उसके बाद बेटा क्या आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को बेटा बेसिकली हम लोग डी से दिखाते हैं, जो कि बेटा किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी एग्जाम में बेटा इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। चलो भाई अब आगे देखना, अब आगे देखना। फिर उसके बाद बेटा क्या आपसे बेटा क्या पूछता है, वर्ड प्रॉब्लम पूछता है बेटा, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम उसने पूछी है, तो बेटा इस टाइप की आपको क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके जानी है। देखो इक्वल रूट का भी क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाना। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना भाई। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके वर्ड प्रॉब्लम में 3 से 5 नंबर में पूछे गए हैं, इनको ढंग से समझ लेना। ऊपर वाले क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, इसको ढंग से समझ लेना। अब चैप्टर 5 में देखो, चैप्टर 5 में बेटा आपको क्या क्या करना है, जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले बेटा आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। और बेटा कितनी टर्म्स को, और उन्हीं टर्म्स को बेटा अगर आपको प्लस करना उनका सम निकालना तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। समझ गया बेटा। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको बेटा अच्छे से बिल्कुल समझ के इसके कॉन्सेप्ट को, एवरीथिंग को निचोड़ के पी कर जाना है।
अब बेटा कुछ एमसीक्यूज हैं कि एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए, इन एमसीक्यूज को बेटा अच्छे से समझ के अच्छे से बेटा इन एमसीक्यूज को करके जाना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने जैसा कि बताया मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है बेटा आपके सैंपल पेपर में आया और एनसीईआरटी में भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन दिया, बस 5 की जगह पे वहां पर 4n है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ये एमसीक्यू को बेटा अच्छे से सॉल्व करके जाना है। फिर देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद बेटा 3 क्वेश्चन ये हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन ये है जो केस स्टडी के रूप में आपसे बेटा पूछा गया 2025 के पेपर में। फिर आ जाओ बेटा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि यूनिट नंबर 3 रहने वाला है, जो कि आपसे बेटा लगभग बेटा 6 से 7 मार्क्स का पूछता है। इसमें बेटा क्या आपको दो फॉर्मूले बेटा अच्छे से समझने बेटा, कौन से, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जहां पर क्या होता है बेटा, दो लाइन, एक लाइन जो बेटा क्या है 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, उनके बीच में बेटा एक पॉइंट आगे टपक जाता है और उनको क्या करता है कुछ कुछ लेंथ में बांट देता है। उन जो लेंथ का जो रेशियो होता है बेटा वो क्या होता है M1 M2, जो उनका रेशियो M1 M2 के रेशियो में बेटा क्या करता है उन दोनों लाइन को बांट देता है। तो बेटा जब हम क्या करते हैं उस सेक्शन करने वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बेटा, वो उसी फॉर्मूले को बेटा हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स वाला पॉइंट इस फॉर्मूले से निकलता है, वाई वाला पॉइंट इस फॉर्मूले से निकलता है। तो इसके बेटा कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। फिर आपको बेटा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद रखना है भाई, इसके ऊपर भी तो वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर बेटा कभी भी आपको मिड पॉइंट निकालना तो वो कैसे निकलता है। एक्स वाला मिड पॉइंट निकलता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वाई वाला पॉइंट निकलता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको बेटा बहुत अच्छे से करके जाने भाई, बिल्कुल यहाँ पर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन है बेटा, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस ये रहे आपके, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करके जाना है। इन क्वेश्चंस को ये रहे बेटा 3 क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से करना है, इनको अच्छे से करना है। देखो बेटा ये केस स्टडी है, केस स्टडी को बेटा बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इजी केस स्टडी है। आ जाओ यूनिट फॉर ज्योमेट्री। अब बेटा देखते हैं यूनिट फॉर ज्योमेट्री में हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला बेटा हम देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर। ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर आएंगे, ट्राइंगल और सर्कल। अब उसमें देखते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना भाई, कि सिमिलैरिटी का, लेकिन पढ़ना ही है। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीजें आपस में सिमिलर कब होती हैं, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। चाहो तो बेटा आप यूट्यूब पे बेटा लेक्चर्स देख सकते हो, या तो बेटा आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो। आपको जो है बेटा बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक चैनल में रिकमेंड कर देता हूँ आपको बेटा, अगर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना तो बेटा डियर सर, एक यूट्यूब चैनल है डियर सर मैथ्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। उन्होंने बेटा क्या आपको बेटा वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने जो है बेटा वीडियोस अपलोड करी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप फंसो तो बेटा आप उनकी वीडियो देख सकते हो, वहां से बेटा आपको क्या है सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बेटा उसके बाद देखो आपको बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं, जो कि सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। ठीक है, एग्जाम में बेटा आपसे क्या 1 से 2 नंबर में भी इनमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा सुनो, कुछ करो ना करो, कुछ मत करो ना करो इस चैप्टर में, लेकिन ये थ्योरम तो जरूर कर जाना, प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आपको अच्छे से कर जाना है। यूट्यूब पे कहीं जाके देख लो या बुक से पढ़ लो, कैसे भी कर लो, पिछले 7 साल से लगातार आपके एग्जाम में बीपीटी थ्योरम का प्रूफ 5 नंबर में पूछता आया है। मैं जब बेटा 10th क्लास में था ना, तो मुझसे भी पूछा था बीपीटी थ्योरम का प्रूफ, समझ में आया। तो इसलिए बेटा क्या इसके पूरे प्रूफ को बेटा अच्छे से कर जाना। ठीक है, ये रहा बेटा उसका पूरा प्रूफ जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ गए। उसके बाद बेटा सुनो, बीपीटी थ्योरम को अच्छे से समझने के बाद बेटा स्टार्टिंग के बेटा ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस को तो आप लोग बेटा यहां से करके जाना ही जाना। क्या है, अगर बेटा मान लो बाय चांस उसने बीपीटी थ्योरम नहीं दी, अगर उसने बीपीटी थ्योरम नहीं दी तो बेटा इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देगा डेफिनेटली देगा। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको देगा, डिजिट चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा, लेकिन बेटा लॉजिक पूरा वही रहेगा। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा सुनो, ये रहे बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, इनको बेटा अच्छे से समझ के इनको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर सुनो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो ना, कि दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा आपको ट्राइंगल चैप्टर क्लियर है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ सकते तो छोड़ देना। बाकी बेटा इन क्वेश्चंस को बाकी स्किप कर सकते हो तुम, अगर बेटा नहीं पढ़े तो। ठीक है, बाकी बेटा ये सब क्वेश्चन जो है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस है, और अगर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो बेटा बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने, थ्योरी पढ़नी है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, और जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं ना, ये
बस इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके जाना, बस इतना ही करके जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनको बेटा आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, इनको बेटा अच्छे से करके जाना है। एक बेटा देखना आपके एग्जाम्पल में ना ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन होगा। आप जब बेटा अपनी बुक खोलोगे ना, बुक में बेटा ऐसे करके ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे करके उसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई होगी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम के बाद ही, बीपीटी थ्योरम के बाद एक क्वेश्चन ऐसे करके होगा, उस क्वेश्चन को कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब देखते हैं बेटा सर्कल, चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं। पहला टॉपिक बेटा जो आपको पढ़ना है बेटा, ये सेकंड, टेंजेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग, इन तीन लाइन के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड कैसी लाइन होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सर्कल को एक बार भी कट नहीं करती। और टेंजेंट जो कि बेटा पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है बेटा, वो टेंजेंट पर बेस है, स्पर्श रेखा पर बेस है बेटा। वो क्या होती है, वो हमारे सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करके जाती है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है अच्छे से, क्योंकि इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनकर आएंगे। पहली चीज बेटा आपको ये देखनी है, आपकी थ्योरम 10.1, 10.1 थ्योरम क्या कहती है। 10.1 थ्योरम सिंपल सी बात कहती है कि आपके बेटा क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बेटा हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि कहीं भी आप बेटा क्या है, रेडियस को टेंजेंट से जुड़ते हुए देखो, रेडियस को टेंजेंट से जुड़ते हुए देखो, तो हमेशा समझ जाओ कि बेटा उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम बेटा आपको याद रखनी है। इस थ्योरम के ऊपर बेटा क्या है, कई सारे एमसीक्यूज आते हैं, कई सारे 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, इसी बेस पर बेटा 10.1 थ्योरम के बेस पर बेटा कुछ एमसीक्यूज हैं, वो बेटा आपको सॉल्व करने, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अच्छे से करके जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके बेटा वो कोई ना कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे देगा। उसके बाद बेटा क्या, आपको बेटा ये चीज याद रखनी है, 2 केस बनते हैं, या तो बेटा आपकी लाइन सर्कल को कई बार सर्कल को अंदर से कट करती है, या सर्कल को एक पॉइंट से कट करती है, या सर्कल को ऐसे बाहर से कट करती है, सॉरी इंटरनल पॉइंट। अगर बेटा आप इंटरनल पॉइंट लोगे, कोई भी अंदर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लोगे, तो सर्कल के अंदर से बेटा क्या, जीरो टेंजेंट पास होती है। जीरो टेंजेंट क्यों पास होती है, क्योंकि बेटा टेंजेंट जो है सर्कल को कितनी बार टच करती है, केवल एक बार टच करती है, लेकिन ये कई बार टच कर रही है, तो बेटा क्या है, सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से बेटा क्या है, कभी भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लोगे, सर्कल की सरफेस पे एक पॉइंट लोगे, तो बेटा उससे आप केवल और केवल एक टेंजेंट बना सकते हो। वही चीज अगर आप सर्कल के बाहर एक पॉइंट लोगे, तो बेटा उससे क्या है, आप 2 टेंजेंट बना सकते हो। और इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है, एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है, आपस में इक्वल होती है। अभी आगे थ्योरम में दिखा दूंगा, ठीक है। ये रही आपकी 10.2 थ्योरम, और उसका पूरा का पूरा प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 3 नंबर में, तो इसलिए बेटा क्या है, इसको अच्छे से आपको समझ के जाना है कि 10.2 थ्योरम सिंपल सिंपल सी सादी सी बात कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। उसके बाद इनको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, फिर इनको बेटा क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बेटा फिर सीपीसीटी से इन दोनों लेंथ को इक्वल दिखा देते हैं। कैसे दिखाते हैं बेटा, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, समझ गए। तो ये बेटा आपको अच्छे से समझ कर जाना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद ये रहे बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आपको करके ही जाना है, एग्जाम में डेफिनेटली करके जाना है, समझ गए। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से सॉल्व करके जाना है। ये रहा बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बेटा अच्छे से करके जाना है। सिंपल सादी सी बात है, दिख रही है, रेडियस रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री एंगल वाला जब भी मुझको ट्रायंगल दिखेगा, तो मैं किसको याद करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को। उसके बाद देखो मेरा एंगल कितना 30, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के बेटा जो भी मुझसे लेंथ पूछे वो मैं निकाल लूंगा। एपी पूछा, एपी मेरा परपेंडिकुलर है, और मुझको दिया क्या, हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज मुझको दिया, परपेंडिकुलर मुझसे पूछा है, तो बेटा लगा दूंगा मैं साइन थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़कर जाना। पी अपॉन एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोला। उसके बाद एपी, एपी अपॉन में 10 इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 आपका 1/2 होता है, 5 डिवाइड में इक्वल टू कितना जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, और 10 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के बेटा क्या आसान आसान से एमसीक्यूज आपसे पूछ लेता है। लॉजिक अगर सब चीजों के क्लियर है ना बेटा, तो सब कर लोगे, समझ गए। यही क्वेश्चंस करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये रहा फिर एक क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा, ये बेटा बड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके जाना। 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है केस स्टडी के अंदर। ये रहे बेटा कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। ये रहा एक क्वेश्चन बेटा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इसके आने के तो चांसेस मुझे लगते हैं इस बार बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाना।
ये रहा एक क्वेश्चन, इसको भी बेटा, इसको तो बेटा घोट के पी लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा अच्छे से करके जाना। फिर आ जाओ बेटा यूनिट नंबर 5 जो कि आपकी रहने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इधर देखो। सबसे पहली चीज बेटा क्या है, आपको बेटा ये रिलेशन तो मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले, कॉसेक सेक कॉट, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके बराबर होते हैं, sin थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, tan होता है पी अपॉन बी। इनके माध्यम पे बेटा क्या आपको बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाना पहली एक्सरसाइज के। उसके बाद बेटा आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या, बस साइन और कॉस को याद रखो, बाकी सब तो बेटा खुद भी तुम डिराइव कर सकते हो। नहीं कर सकते, नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी, तो भाई आपको करा देगा। भाई की वीडियो के बाद बेटा कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बना दूंगा मैं, चिंता मत करो, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, याद करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी भाई मेरी गारंटी है इस बात की, पक्की बात बोल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद बेटा देखो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये बेटा x जो थोड़ा इधर हो गया, ये बाकी इसी के साथ है, ये x-1 ऐसे करके है ये। इन क्वेश्चंस को तो बेटा अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाओ, इससे बाहर नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन। ये रहे बेटा क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को करके जाओ बेटा, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी इनके बाहर नहीं आना, बस यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हमारी ओवर होती है। अब बेटा नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से खोलते हैं। चलो अब बेटा चैप्टर नंबर 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छे से समझ के जाना है बेटा, अच्छे से। ये कैसे बनते हैं, एलिवेशन बनता है बेटा कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं वो तब बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो ये चीज बेटा क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, कैसे डायग्राम बनाना है, एवरीथिंग। चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो, लेकिन अगर कर सकते हो तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास होने के लिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को करो, पास होने के साथ साथ बेटा अच्छे नंबर भी लेकर आओगे। ये रहे फिर बेटा कुछ क्वेश्चन दो, फिर ये रहे कुछ क्वेश्चन, इनको अच्छे से करना। ये रहा बेटा केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेटा 2025 में आया था, इसको अच्छे से करके जाना। ये रहे बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के, इसके बेस पर बेटा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं बेटा यूनिट नंबर 6 यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पहला चैप्टर है बेटा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि कितने नंबर का मैंने बताया था, 10 नंबर का। हाँ 10 नंबर के ये दो चैप्टर हैं, तो इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। सेक्टर और सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाओ। सेक्टर क्या होता है बेटा, दो रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला एरिया, ये होता है आपका माइनर सेक्टर, और ये होता है बड़ा वाला मेजर सेक्टर। सेगमेंट आपकी कॉर्ड और आपके आर्क के बीच में बनने वाला एरिया, इसको बोलते हैं बेटा सेगमेंट। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद बेटा इनके फॉर्मूले क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला वो होता है बेटा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है, वही बेटा आपका क्या होता है थीटा, और ये रेडियस कितनी है, ये होती है बेटा इसकी आर। और लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि अगर बेटा क्या करना चाहते हो, आप इस आर्क की लेंथ को निकालना चाहते हो, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट, आर्क मतलब क्या होता है बेटा, ये मुड़ा हुआ पार्ट, इस मुड़े हुए पार्ट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। तो इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। याद रखने के बाद बेटा सुनो, देखो मेजर सेगमेंट के भी बेटा कुछ कुछ एरिया होते हैं। सेगमेंट के बेटा सेगमेंट का जो एरिया होता है बेटा वो कैसे निकलता है, जब आप क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करोगे, इतना याद रखो। इसके लिए दो कंडीशन याद रखनी है, जब आपका थीटा 90 डिग्री का बराबर हो, तो जब तब आपके बेटा जो सेगमेंट का एरिया है, आपका जो सेगमेंट का एरिया बेटा वो कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से बेटा किसको माइनस करोगे, अब जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ आर स्क्वायर, यानी कि जहां पर 90 डिग्री बन जाए उस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, बेस भी आपकी रेडियस, हाइट भी आपकी रेडियस, तो बेटा हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस भी आर, ये भी आर, तो आर मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बेटा एक कंडीशन बनती है, जब बेटा आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो जाए, तब बेटा आपको क्या करना है, तब आपके जो सेगमेंट का एरिया बनेगा वो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4 आर स्क्वायर।
ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब बेटा क्या हो, आपका एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर हो। तो इनको बेटा अच्छे से याद रखना है। इन्हीं दोनों में से अगर सेगमेंट का एरिया आपको निकालने के लिए बोलेगा, इनके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और अगर बेटा किसी भी चीज के मेजर का एरिया निकालना हो ना, जैसे अगर मान लो मेजर सेक्टर का एरिया आपसे बोल दे, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालते समय आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर वाले का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोले तो माइनर सेक्टर के एरिया को बेटा क्या करो, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो बेटा आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सेगमेंट में भी करना है। सेगमेंट में भी अगर बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया पूछे, तो आपको बेटा बिना बिना कुछ करे आंख बंद करके बेटा क्या करना है, अपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। उसको निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना, फिर आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल के एरिया में से अगर बेटा आप अपने माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दोगे, तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बस यही करना है बेटा, और कुछ नहीं करना। समझ गए? ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से करके जाना, एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इनको भी बेटा अच्छे से करके जाना, ठीक है। ज्यादा नहीं, इसमें तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं बेटा, वो अच्छे से लगा कर जाना, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। उसके बाद बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 12। देखो सबसे पहले बेटा आपको क्यूबॉइड क्यूब, बेटा सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, एक लाइन से लिख के दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करना चाहो पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से देखना चाहो तो पीडीएफ से देख सकते हो, चाहे तो अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। सारे के सारे मैंने फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। सिलेंडर का दे दिया, कोन का दे दिया, स्फेयर का दे दिया, हेमिस्फेयर का दे दिया। ये रहे फिर बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बेटा आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेटा क्या आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये रहे बेटा दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दो क्वेश्चंस को करके जाना, बोर्ड एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर ये रहे बेटा दो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के। उसके बाद ये रहे बेटा आपके, ये आपके सैंपल पेपर में, दोनों सैंपल पेपर में नहीं, ये बेटा आपके 2024 के पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे और में, तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को लगा लेना बेटा। जरूरी नहीं है कि आपसे सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ, इन्हीं का लॉजिक पूछेगा, इन्हीं के लॉजिक पे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं की तरह क्वेश्चन पूछेगा। शेप को चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन बेटा वैल्यूज आपको जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो यही पूछेगा। अब बेटा अपनी सुनो, अब अपनी बचती है लास्ट यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 7, जहां पर बेटा हम क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो बेटा आपको घोट के पीनी है, घोट के पी जाओ भाई से। बहुत इजी है भाई, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस बेसिक फॉर्मूला याद रखो, मीन मीडियन मॉड, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो, बस कुछ नहीं। फ्री के 11 नंबर हैं, कुछ भी नहीं है इन चैप्टर में। एक बार वन शॉट कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब से, या तो बुक से पढ़ लेना, सारी चीजें क्लियर हो जानी है। मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है बेटा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये मीन निकालने का आपका फॉर्मूला है। मीन को बेटा, मीन के फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फिर बेटा आपसे कभी कभी पूछता है क्लास मार्क निकालने के लिए। क्लास मार्क को बेसिकली अभी आपने जो एक्स आई देखा ना यहाँ, अब इससे पहले वाली स्लाइड में जो आपने ये एक्सआई देखा है, ये एक्सआई और कुछ नहीं होता, यही एक्सआई बेटा हमारा कौन होता है, क्लास मार्क होता है। और वो क्लास मार्क कैसे निकलता है हमारा, जब भी हमें डेटा हमारा रेंज में दिया होता है ना, किसी पर्टिकुलर रेंज में, तो उस रेंज की जो अपर लिमिट होती है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो, प्लस छोटी वाली वैल्यू होती है वो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, क्लास मार्क मिलता है। उसके बाद बेटा देखो, ये रहा लॉजिक, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि मीन का बेटा पूरा का पूरा सॉल्व हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में है। क्या करना होता है, सबसे पहले बेटा आप लोग क्या निकालते हो, अपना क्लास मार्क निकालते हो, एक्स आई, जो कि कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 25 प्लस 10 35, 35 को 2 से डिवाइड करोगे 17.5 मिलेगा। ऐसे करके क्या करा आपने, सारी वैल्यूज को निकाला। उसके बाद बेटा एक्स आई निकालने के बाद आप लोग निकालोगे समय, एफ आई एक्स आई निकालोगे। एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके लिख लो। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि समेशन का मतलब होता है टोटल, टोटल किसका, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है, 1860, और जिसको डिवाइड करना बेटा किससे, समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई मतलब समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि किसके बराबर है, 30 के बराबर है। डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट आपका मीन निकल जाएगा। मॉड, मॉड की बेटा कुछ बेसिक बात याद रखनी है, कौन सी, एल क्या होता है, एच क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूले को याद रखना। F1 आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बेटा जिस भी रेंज को आप सिलेक्ट करते हो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली की रेंज होती है बेटा, वो होती है हमारी, उसकी लोअर लिमिट एल होती है। एच दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप, दोनों जो नंबर आपको दिए होते हैं। F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, F0 उससे ऊपर वाली, F2 उसके नीचे वाली। ऐसे करके बेटा क्या आपको ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके ऊपर ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि पूरा का पूरा आपको सॉल्व मिलेगा,
ठीक है। हाँ बेटा, एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मॉडल क्लास क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल क्लास आपकी बेटा ऐसी क्लास होती है, मॉडल क्लास आपकी बेटा वो रेंज होती है, वो रेंज जब बेटा आप क्या करते हो, वो रेंज बेटा जिसको बेटा आप सिलेक्ट करते हो बेटा कब, मॉड निकालते समय। और मॉड निकालते समय बेटा हम किसको सिलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 वाली रेंज को मैं क्या करूंगा, ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। और जिस भी रेंज को मैं मॉड निकालते समय, मॉडल बोल रहा है तो मॉड निकालते समय मैं जिस भी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ बेटा वो मेरी कौन होती है, मॉडल क्लास होती है। कभी कभी एग्जाम में बेटा डेफिनेटली आपसे ये पूछता पूछता, इस बार भी आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, समझ गए। तो इस चीज को बेटा आपको याद रखना है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, कभी कभी बोलेगा कि लोअर लिमिट निकालो मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास बोलते बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉड निकालते समय मैं सिलेक्शन कैसे करता हूं। तो मॉड निकालते समय जैसे मैं सिलेक्शन करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद जो भी रेंज मुझको मिलेगी वो मेरी होगी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बोले, लोअर लिमिट बोले तो छोटी वाली वैल्यू जो कि मेरी कितनी है, 3। और इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मीडियन, मीडियन बोले तो मिडल मोस्ट टर्म बेटा वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इस फॉर्मूले को, इसके कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद बेटा इधर आओ, आपको एक चीज समझनी, देखो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कि आपको सामने पूरा सॉल्व होकर आपको दिख रहा है। इस प्रकार से आपको बेटा क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब भी बेटा आपसे मीडियन निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको निकालना होता है सीएफ। सीएफ कैसे निकलता है, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो, फिर बेटा जिगजैग जिगजैग प्लस करते जाओ। 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 में 3 जोड़ोगे 18, ऐसे करके बेटा प्लस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपका बेटा क्या है, पूरा का पूरा सीएफ आ जाएगा। और एक बात याद रखना कि जो आपका लास्ट वाला सीएफ होता है बेटा वही आपको क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल बताता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज आप लोग देखोगे, बट एक मीडियन क्लास, जैसे बेटा मॉड में मॉडल क्लास होता है, ऐसी मीडियन में मीडियन क्लास होता है। और मीडियन निकालते समय भी बेटा सुनो, अब आपका जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास आपका बेटा वो रेंज होता है जिसको आप क्या करते हो बेटा, सिलेक्ट करते हो बेटा कब, मीडियन निकालते समय। और मीडियन में जो आप सिलेक्शन करते हो बेटा वो किसके बल पर करते हो, n/2, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल को, कितना बेटा 53 है ना, 53 को जब आप बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26.5। n/2 की वैल्यू को निकालते हो, उसके बाद बेटा अपने सीएफ में देखते हो, सीएफ में क्या देखते हो कि आपका जो n/2 है वो किसके बीच में आ रहा है। सीएफ निकालने के बाद क्या देखते हो कि आपका n/2 जो है किसके बीच में आ रहा है, तो यानी कि 26.5 जो बेटा किसके किसके बीच में आएगा, 22 और 29 के। तो 22 और 29 के बीच में बड़ा कौन है, 29, तो बेटा 29 वाले को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो जो रेंज आपने बेटा मीडियन निकालते समय सिलेक्ट करिए बेटा, यही आपकी क्या होती है, मीडियन क्लास होती है। तो ये बात बेटा आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसका लोअर लिमिट पूछे, अपर लिमिट पूछे, आप अच्छे से बता सकते हो। अब यहाँ जाओ बेटा, ये फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मीन मीडियन मॉड के बीच में एक रिलेशन है। आपको बेटा इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या करता है, आपको जो है बेटा किसी डेटा का मीन और मीडियन दे देगा तो मॉड पूछ लेगा, मॉड और मीन देके मीडियन पूछ लेगा। तो बेटा जब भी बेटा आपसे क्या है, कोई भी दो चीज देके सिंगल चीज पूछे तो बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि 3 मल्टीप्लाई मीडियन जो है किसके बराबर होता है, मॉड प्लस 2 मीन के बराबर होता है। और देखो आपके एग्जाम में बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि आपको मीन एंड मीडियन, बेटा आपको स्टैटिस्टिकल डेटा का बेटा मीन दिया है, पहला वाला मीन है, दूसरा वाला मीडियन है, तो आपसे बेटा क्या पूछा है, मॉड पूछा है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। कैसे करना है, इधर देखो, 3, मीडियन कितना है 23, इज इक्वल टू मॉड, मॉड की वैल्यू नहीं दी छोड़ दो, प्लस 2, मीन कितना दिया, मीन 21, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 69, कितना आएगा बेटा 69, इज इक्वल टू मॉड प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 42 प्लस का इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, यानी कि मॉड कितना आ जाएगा आपका 27। मॉड कितना आ गया आपका 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे बेटा क्या आपसे एमसीक्यू पूछ लेता, तो बेटा इसको क्या रखना है, आपको अपने दिमाग में लॉक रखना है। उसके बाद बेटा ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मैंने कहा था ना एग्जाम में पूछता है। तो बेटा पिछले पेपर में बेटा क्या एग्जाम में से मीडियन क्लास पे क्वेश्चन पूछा था, और मीडियन क्लास पे पूछेगा या तो बेटा इस पे पूछेगा, इन दोनों में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे पूछ लेगा। जैसे आपको बोलता है ए मीडियन प्लस मॉड प्लस बी मीन, तो बेटा आपको 2b प्लस ए की वैल्यू बतानी, तो आपको वही एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रख के बेटा क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को निकाल लेना है ना बेटा, कि आपका 3 मीडियन बराबर होता है बेटा किसके, मॉड प्लस 2 मीन के। यानी कि अगर कंपेयर करोगे तो बेटा देखो, मीडियन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में वो कितना है, 3 है, तो a बराबर 3, और मीन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में, मीन के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, b, तो ये किसके बराबर है, 2 के। अब बेटा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ये रहे बेटा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कभी मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो कभी बेटा क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा मीन मीडियन मोड निकालने को बोल देगा। तो इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आपको समझ के जाना है, सॉल्व करके जाना है। उसके बाद बेटा देखो ये रहा क्वेश्चन, मोड निकालने को बोला है और इसका बेटा मोड भी निकालने को बोला है और मीन भी निकालने को बोला है, दोनों निकालने को बोला। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है। उसके बाद ये रहा बेटा आपका केस स्टडी, देखो मीडियन क्लास ऑफ द डेटा पूछ लिया है, ये क्वेश्चन बेटा आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आइडिया लगेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाई। उसके बाद ये रहा एक क्वेश्चन, इसको अच्छे से सॉल्व करके जाना। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इनको बेटा एमसीक्यूज को अच्छे से करके जाना। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अपर लिमिट मॉडर्न मीडियन क्लास, इनके ऊपर बेटा कई बार क्वेश्चन पूछता, तो बेटा इनको अच्छे से सॉल्व करके जाना। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास को अच्छे से पढ़कर जाना, कैसे निकाला जाता है, समझ गए, उनके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। अब बेटा लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली चीज बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या है बेटा, 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी, और 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है, ये याद रखना है। और किसी भी इवेंट के नहीं होने की अगर प्रोबेबिलिटी बोले, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी बोले, नॉट की प्रोबेबिलिटी बोले, तो आपको क्या करना है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देना है। उसी को बेटा क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद बेटा सुनो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि बेटा जिस भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो कितनी बार है, अपॉन में टोटल, कि बेटा जो चीज जो भी पॉसिबिलिटी है उसका टोटल कितना नंबर है, वो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कॉइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन, 1 कॉइन को टॉस किया, 1 डाई को थ्रो किया, 2 डाई को थ्रो किया, क्या क्या उस सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर क्या है, कार्ड्स को अच्छे से समझ के जाना भाई, कार्ड्स में क्या क्या होता है। कार्ड्स में बेटा 4 तरीके के कार्ड होते हैं बेटा, आपका स्पेड जैसे करके काला पान होता है, उसके बाद बेटा आपका क्लब होता है जैसे करके पत्ती बनी होती है जिसपे, उसके बाद बेटा आपका डायमंड होता है कुछ इस प्रकार से, फिर बेटा आपका हार्ट होता है ऐसे करके। तो इस टाइप के बेटा आपके पत्ते होते हैं जिसमें 1 क्वीन, 1 किंग, जैक, एस ऐसे करके होता है। 2 से लेके 10 तक होते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 10 तक नंबर पे रहते हैं। उसके बाद फिर आपका एस होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, ऐसे सब में होता है। एक चीज याद रखना, आपके बेटा आपसे कभी कभी फेस कार्ड के बारे में पूछ लेता है। फेस कार्ड बेटा आपके वो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर बेटा चित्र बना हुआ होता है और फेस बना हुआ होता है। फेस आपका बना होता है बेटा किंग पर, क्वीन पर और जैक पर, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। तो कभी आपसे बोल देता है कि ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक में बेटा कौन कौन आता है, आपका स्पेड और क्लब आता है। तो स्पेड में 3 पत्ते होंगे और क्लब में 3 पत्ते होंगे, तो 6 पत्ते हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से बेटा क्या है, फेस कार्ड के कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छे से समझ के जाना है। फिर ये रहे बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इनको अच्छे से सॉल्व करके जाना। हाँ, बहुत आसान है। देखो ये देखो जो मैंने आपको बताया कि बेटा जीतने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो बेटा हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हारना मतलब क्या, जीतना नहीं, जो नहीं जीता तो मतलब वो क्या हो गया, हार गया। यानी कि बेटा हारने का मतलब है कि जीता नहीं, यानी कि किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब भी किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस पी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो ऐसे करके बेटा क्या कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिए बेटा, इनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में दिया हुआ है। देखो इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन था आपका 2025 बोर्ड में आया था, इसको अच्छे से करके जाना। क्लियर। तो इसी के साथ बेटा क्या, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। समझ में आ गया। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से लगा कर जाना है। मेरी गारंटी, अगर आपने इतना कर लिया ना भाई, पास के साथ साथ बेटा अच्छे नंबर भी आ जाएंगे तुम्हारे मैथ्स में, बहुत स्ट्रांग फील करोगे तुम अपने आप में। समझ गए। लेकिन अगर बाकी में सच में कोई दिक्कत होती है आपको उसके बाद भी, तो भाई आपके साथ है हमेशा, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपको अगर बेटा कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, भैया मुझे ये वीडियो चाहिए, चैप्टर 1 के इन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है भैया ऐसा। अगर आपने रिस्पांस अच्छा दिया, आप सबने बेटा मेरी वीडियोस को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, लाइक किया, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाया, तो तुम्हारा भाई जो है सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करवाने वाला है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कराएगा विद कॉन्सेप्ट। क्योंकि उस समय ऐसा रहेगा कि वो वीडियो अगर देख के तुम जाओगे तो मेरा दावा है कि बेटा आप फेल बिल्कुल नहीं होने वाले, बिल्कुल फेल नहीं होने वाले। समझ में आया। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना के आप सबको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून विद अस।